हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं BATC 131 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे के पूरे आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्रेंड्स आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। साथ ही साथ एग्जाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी देखने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आप इस PDF को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये गेस्ट पेपर है दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन के लिए। सो आप इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी कीजिएगा। आई एम होपिंग कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय दीजिए। सो इसमें आपको प्रमुख कालखंडों के बारे में चर्चा करनी है। फ्रेंड्स, 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा जिसमें 20 मार्क ईच का आपका क्वेश्चन होगा। सो आपको इसके बारे में विस्तार से लिखना होगा। नव जागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर भारतेंदु युग है। इस युग की शुरुआत 1868 ईस्वी से माना जाना अधिक समाचीन है। इस युग की अंतिम सीमा में भी मत भिन्नता है। आचार्य शुक्ल भारतेंदु युग की समाप्ति 1893 ईस्वी में मानते थे। यह संभव है कि उन्होंने ऐसी प्रस्तावना इसी वर्ष नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना को ध्यान में रखकर किया हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस युग की अंतिम सीमा को 19वीं ईस्वी मानते थे। यह ज्यादा सही प्रतीत होता है क्योंकि भले ही 1985 में भारतेंदु की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी उनके नेतृत्व में विकसित प्रवृत्तियां सक्रिय थी। किसी नई प्रवृत्ति का उन्मेषण नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले कि प्रथम दौर भारतेंदु युग का था और उसकी शुरुआत कब से हुई और उसका अंत कब माना जाता है, और उसके अंत में भी क्या मतभेद है उसे भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इस युग के नामकरण को लेकर किसी प्रकार की मत भिन्नता नहीं है। हिंदी साहित्य को पहली बार राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जोड़ने की भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहल को सबने स्वीकारा। उन्होंने नाटक, प्रहसन, मुक्तक, विद्या को समाज और राष्ट्र से जोड़कर प्रस्तुत करने की शैली अपनाई। इस राह का अनुसरण उस समय के प्राय सभी प्रमुख साहित्यकारों ने किया। सो भारतेंदु युग बहुत ही फेमस युग रहा है। उसमें नाटक, प्रसन्नता, मुक्तक, विद्या को समाज और राष्ट्र से जोड़कर अपनी जो शैली है वो प्रस्तुत की। स्वयं भारतेंदु के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, लाल श्रीनिवास दास आदि इस दौर के अन्य प्रमुख रचनाकार थे। अब बात करेंगे द्विवेदी युग की। इस युग की शुरुआत 19वीं ईस्वी से मानी जाती है, जब 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला और सरस्वती के माध्यम से इस युग की सभी विशेषताएं सामने आने लगी। भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, उस पर उसका रूप स्थिर नहीं था। यह कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल संपादन में हुआ। उन्होंने भाषा का परिष्कार कर उसे मानक रूप दिया। उन्होंने कविता को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने पर बल दिया। फ्रेंड्स, द्विवेदी युग के बारे में सभी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। उन्होंने किस चीज पर बल दिया, उन्होंने किस चीज को प्रस्तुत किया, कौन सी विशेषताएं सामने आई, ये सभी चीजें फ्रेंड्स आपको मेंशन करनी है। उन्होंने कविता को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने पर बल दिया। इस दौर में भारतेंदु युगीन व्यंग की बजाय सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। स्त्री की समस्या और किसान जीवन की समस्या का चित्रण पहली बार प्रमुखता से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि सबने एक स्वर में इसकी प्रशंसा की। द्विवेदी युग के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शंकर शर्मा, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि इस युग के अन्य प्रमुख रचनाकार थे। सो इस तरह से आपको अगर हम किसी भी युग के बारे में लिख रहे हैं तो उसका प्रारंभ, उसका अंत, उसकी विशेषताएं सभी आपको बताने हैं। साथ ही साथ कौन कौन से अन्य कवि उससे जुड़े हुए थे, कौन से लेखक उससे जुड़े हुए थे, वो सब चीजें भी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। छायावाद के बारे में बताया गया है। हिंदी साहित्य में छायावाद युग की शुरुआत संवत 1875 अर्थात 1918 ईस्वी से मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का यह मत प्राय सर्वस्वीकृत है। इसकी अंतिम सीमा 1936 मानी जाती है।
1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। इसके साथ ही साथ साहित्य में नई प्रवृत्ति का भी उभार हुआ। जहाँ तक छायावाद की संकल्पना का प्रश्न है, ये एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है। नामवर सिंह के अनुसार छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान का वह काव्य धारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 36 तक की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा प्रभृति मुख्य कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यतीत होती रही। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। तो इसको फ्रेंड्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं और अपने वर्ड्स में चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अन्य कवियों के लेखकों के नाम भी जरूर लिखने हैं। अब बताया गया है, वैसे छायावाद के नामकरण पर विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि बंगला में अत्यधिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, जिसके अनुसार हिंदी में यह नाम चल पड़ा। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा नामक पत्रिका के जुलाई से नवंबर 1920 के 4 अंकों में हिंदी की छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखे थे। इससे 1920 ईस्वी तक इस नाम के प्रचलन में आ जाने की पुष्टि होती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स उत्तर छायावाद की। उत्तर छायावाद का समय बताया गया है 1930-31 ईस्वी के आसपास। छायावाद के समानांतर कुछ अन्य प्रवृत्तियां मुखरता के साथ उभरी। इसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा आदि की प्रेम और मस्ती वाली काव्यधारा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा थी। उत्तर छायावादी कवियों की राष्ट्रता और सांस्कृतिक विषयक कविता पूर्ववर्ती कविताओं के इन्हीं भावबोध पर लिखी गई कविताओं से भिन्न है। उत्तर छायावादी दिनकर आदि की कविता ओज और उत्साह से भरी हुई है। प्रमुख उत्तर छायावादी कवियों में हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अचल, गोपाल सिंह नेपाली, अरसी प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद के बारे में बताया गया है, प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में 1935 ईस्वी में E.M. फोस्टर के नेतृत्व में हुई। इसी से प्रभावित होकर 1935 में ही लंदन में मुकुल राज आनंद तथा सज्जाद जाहिर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बनाने का फैसला किया। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। प्रेमचंद इसके सभापति थे। वस्तुतः प्रगतिवाद का उत्प्रेरक तत्व मार्क्सवादी विचारधारा और मार्क्सवादी पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में चिन्हित करता है, जिसका सर्वहारा शोषित से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्य में शोषित उत्पीड़ित जनता के साथ पक्षधरता व्यक्त किया जाता है जाती रही है। यही इसका केंद्रीय तत्व है। प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया गया। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध आदि के नाम लिए जा सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्रयोगवाद की। तार सप्तक कविता संग्रह का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादन में हुआ। प्रयोगवाद का समय इसी के प्रकाशन काल से माना गया है। प्रयोगवाद का समय 1943 माना गया है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोग को कविता का मुख्य ध्येय माना। उनके अनुसार संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता का प्रयोग का विषय मानते हैं, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य सत्य उन्होंने पा लिया। केवल अन्वेषी ही अपने विचार मानते हैं। अज्ञे के जो ये वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, आप एज इट इज अपने एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं। प्रयोगवाद का मुख्य जोर बदली हुई परिस्थिति में संप्रेषण की समस्या पर था। 1950 के आसपास प्रयोगवाद के बीच से नई कविता निकली। नई कविता का स्वर एकांगी नहीं था। इसमें मुक्तिबोध और शमशेर जैसी प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने वाले कवि भी थे। राम शरद मिश्र के अनुसार नई कविता में 2 तत्व थे, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना था। अब बात करेंगे नई कविता और उसके बाद के समय के बारे में।
तो सन 1950 के आसपास प्रयोग की अतिशयता से प्रयोगवाद जिस रूपवाद की ओर बढ़ने लगा, उससे कवि का मोह भंग होने लगा। प्रयोगवाद ने जिस व्यक्ति को अपनाया, उस पर सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ने लगा और इनका एक मिला जुला स्वरूप उभरने लगा। इसके आगे नई कविता नाम चल पड़ा। नई कविता में एक और प्रगतिशील धारा के मुक्ति बोध थे और आधुनिकवादी दृष्टिकोण के धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही आदि भी थे। सन 1962 के बाद हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्ति का उभार होता है। इस दौर की कविता में अराजकता, मोह भंग का तीखा स्वर है। इसे सठोत्तरी कविता या अकविता भी कहा गया है। सो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। यह प्रवृत्ति कहानी में भी दृष्टिगोचर हुई है। कहानी के क्षेत्र में भी कई दौर आए जिन्हें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी आदि के नामों से संबोधित किया गया। समकालीन साहित्य का दौर साठोत्तरी अथवा अकविता का दौर खत्म होने के बाद आ जाता है। इस दौर में सांप्रदायिकता का प्रतिरोध, भूमंडलीय के बाद उत्पन्न हुई चुनौतियों का प्रतिरोध आदि प्रमुख रुझान हैं। इस दौर में साहित्य के विमर्श की शुरुआत हुई। दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने हमारे साहित्य के दो प्रमुख कोटियां हैं। ओके, सो इसमें फ्रेंड्स आपसे जो पूछा गया था प्रमुख कालखंडों का परिचय, तो मैंने आपको इसको फुली एक्सप्लेन किया है। 20 मार्क का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, तो आपको सभी कालखंड लिखने जरूरी हैं, बट आप इन्हें कट डाउन कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसका जो समय सीमा है, प्रारंभ और अंत, और इसमें क्या विशेषताएं थी, किसके बारे में कवियों ने बात की, कुछ आप लेखकों के नाम भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ अन्य कवियों और लेखकों के नाम भी आप इसमें जरूर लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसमें जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके बारे में प्रस्तावना देते हैं और फिर उसको पॉइंट्स में जरूर लिखते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके काल को क्या संज्ञा प्रदान की गई, वो यहाँ पर बताया गया है और उसके बाद इन सभी कालों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस पीडीएफ का लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं BHDC 131। सो ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, आप उसे ओपन कर सकते हैं और सभी आंसर्स को आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सो आपको इसका आंसर किस तरह से लिखना है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रस्तावना देने के बाद आपको पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, संत काव्य के भाव पक्ष को रेखांकित कीजिए। तो इसमें भी फ्रेंड्स आप इसी तरह से इसकी प्रस्तावना देंगे और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जीव जगत माया मोक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी कहानी के विकास की चर्चा करते हुए प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद का फ्रेंड्स हिंदी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो आप उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पीडीएफ का फ्रेंड्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप डिजिटली भी इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है फ्रेंड्स, भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भारतेंदु, द्विवेदी, ये सभी बहुत ही मुख्य कवि हैं, तो इनके बारे में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर रेडी कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी युग की कविताओं में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए। उसके बाद भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक पर एक निबंध लिखना है। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास को रेखांकित कीजिए। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका कोर्स कोड है फ्रेंड्स, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसका जो उद्भव हुआ है, हिंदी में किस तरह से जो उपन्यास है उनका उद्भव हुआ, किस तरह से विकास हुआ, क्या क्या योगदान रहा, उसके बारे में आपको इसको बताना है। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका कोर्स कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इन सभी आंसर्स को फ्रेंड्स पीडीएफ से रीड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और आंसर्स चाहिए तो फ्रेंड्स आप बुक रेफर कर सकते हैं gulibaba.com से। हिंदी साहित्य का इतिहास BHDC 131 लेटेस्ट एडिशन फ्रेंड्स आपको फ्लैट 50% पर अवेल कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप डेली एनसीआर के स्टूडेंट हैं तो सेम डे आप बुक रिसीव कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बुक में सारे चैप्टर्स आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी और साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।